स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं पहली डेफिनेशन से। हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड हैबिटेट। ऑर्गेनिज्म का नेचुरल होम हैबिटेट होता है। सेकंड की तरफ बात करें, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। बायोडाइवर्सिटी अपने आप में ही कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। इट इज़ द टोटल सम। ये टोटल सम होता है ऑल द वैरायटीज ऑफ प्लांट, सारी वैरायटीज़ के प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। फाउंड विद इन अ स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल रीजन, जो कि पाए जाते हैं एक स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल रीजन में। थर्ड, इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है? द इंटरेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इंटरेक्शन होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का विद अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर के साथ विद इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर रिजल्टिंग करता है एक क्लियर डिफाइंड एनर्जी फ्लो को एंड मटेरियल साइकिल को, लैंड के ऊपर, वाटर के ऊपर एंड एयर के ऊपर, इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सिस्टम। ये इकोलॉजिकल सिस्टम होता है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बात बढ़ाते हैं, तो वो है फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा एंड फ्यूना इन इंडिया भी आ सकता है या फ्लोरा एंड फ्यूना सीधा भी आ सकता है। तो पढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इसकी। फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी फॉरेस्ट जो है वो एक बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम में, या उनका बहुत बड़ा रोल है, या इम्पोर्टेंट रोल है इकोलॉजिकल सिस्टम में। और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर भी होते हैं जिनके ऊपर सारे लिविंग बीइंग डिपेंड हैं। इंडिया जो है वो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है अपने वास्ट एरिया के द्वारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। इंडिया में 8 टोटल जितनी भी वर्ल्ड में स्पीसीज हैं उसमें से 8% जो है वो इंडिया के अंदर है। अप्रोक्सीमेटली 1.6 मिलियन है इंडिया में स्पीसीज। तो इट इज़ एस्टिमेटेड, जिसमें से 10% जो है वो रिकवर्ड हुआ है वाइल्ड फ्लोरा के द्वारा, और जो 20% है वो मैमल्स हैं, और जो जिनमें जो लार्जर एनिमल्स हैं इंडिया में वो 79 स्पीसीज है। उसमें मैमल्स की 44 है, बर्ड्स की 15 है, रेप्टाइल्स की, और 3 है एम्फीबियंस की। नियरली 1500 प्लांट्स की स्पीसीज हैं एंडेंजर्ड आ चुकी हैं। जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादा फॉरेस्ट और ट्री ने टोटल कंट्री में 79.42 मिलियन हेक्टर घेरा हुआ है, जिसमें से 16% जियोग्राफिकल एरिया है पूरे वर्ल्ड का। स्पीसीज क्या है? इंडिया में टोटल 6 टाइप की स्पीसीज हैं। फर्स्ट है नॉर्मल स्पीसीज, दूसरी है एंडेंजर्ड स्पीसीज, थर्ड है वल्नरेबल स्पीसीज, फोर्थ है रेयर स्पीसीज, फिफ्थ है एंडेमिक स्पीसीज, और सिक्स्थ है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो स्टार्ट करते हैं इन्हें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का। नॉर्मल स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं? वो स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल है और वो अभी एक्सटिंक्ट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल काउ, कैट, डॉग्स एक्सेट्रा। सेकेंड है एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं? जिन्हें वो जो ख़त्म होने की तादाद पर हैं वो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल, इंडियन राइनो, इंडियन वाइल्ड एसेस एक्सेट्रा। थर्ड है वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं? वो स्पीसीज होती हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है ना वो लगातार घटती जा रही है, और वो आने वाले फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगी। किसके कारण? क्योंकि इनका लगातार हंट किया जा रहा है, इन्हें मारा जा रहा है, इनका शिकार किया जा रहा है, इनका हैबिटेट इनसे छीना जा रहा है, यानी इनका नेचुरल घर है वो इनसे छीना जा रहा है। इसलिए इसके एग्जाम्पल हैं जैसे डॉल्फिन, एलिफेंट एक्सेट्रा। फोर्थ है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज कौन सी है? जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और वो कभी कभार देखने को मिलते हैं, तो वो रेयर स्पीसीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हिमालयन ब्राउन बियर एक्सेट्रा। फिफ्थ है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती है? जो एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती हैं या जियोग्राफिकल बाउंड्री में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग एक्सेट्रा। सिक्स्थ है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो है जो जिनको है ना, यानी ऐसी स्पीसीज जो ख़त्म हो चुकी हैं और इनको ढूंढने की सर्चेज जो की गई थी, कंडक्टिंग जो सर्चेज लगाई गई थी, उनको भी ये वाली स्पीसीज नहीं मिल पाई थी। फॉर एग्जांपल पिंक हेड डक एक्सेट्रा।
कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं। फर्स्ट है मैनग्रोव, सेकंड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, थर्ड है नेशनल पार्क, फोर्थ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिफ्थ है पोचिंग, सिक्स्थ है रिजर्व फॉरेस्ट, सेवन है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एट्थ है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, नाइन्थ है चिपको मूवमेंट, 10th है डिफॉरेस्टेशन, 11th है अफॉरेस्टेशन, 12th है बीज बचाओ आंदोलन, 13 है जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट, 14 है वेस्टलैंड और 15 है इन्वायरमेंट। पहले स्टार्ट करते हैं मैनग्रोव से। मैनग्रोव क्या होता है? एक ट्री होता है जो अपनी रूट्स के बल पे खड़ा होता है, जिसकी रूट जो होती है ना वो ग्राउंड के बाहर होती है, ग्राउंड के ऊपर होती है। वैसे ज़्यादातर क्या होता है, जितने भी ट्री है उनकी जो रूट्स होती है वो ग्राउंड के अंदर होती है, लेकिन जो मैनग्रोव है उनकी जो ट्री की जो रूट होती है वो ग्राउंड से ऊपर होती है। सेकंड बात करते हैं कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसे जूमिंग भी कहा जाता है। सीधी बात में बताऊं तो ये कल्टीवेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो पहले एक पैच लिया जाता है लैंड का, यानी एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है और उस पर काफ़ी साल तक कल्टीवेशन की जाती है, यानी खेती की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है उस पर काफ़ी समय तक, जब तक उसकी जो फर्टिलिटी है कम नहीं हो जाती है, ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक उस पर फसल आराम से उग रही है। जैसे ही वो फसल उग जाती है या जैसे ही वो सॉइल जिस पे वो लैंड ख़राब हो जाती है, तो क्या करते हैं, या उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो क्या करते हैं कि है ना उस लैंड को छोड़ देते हैं और उस पर आग लगा के छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। तो फिर वो दूसरी जगह पे कुछ समय तक खेती करते हैं, ताकि जो जिस लैंड पे उन्होंने पहले कल्टीवेशन की थी और जहाँ पे आग लगाई थी, और जो आग है वो जो उसका जो राख बचेगी वो उस लैंड को और भी ज़्यादा फर्टिलिटी कर देगी, यानी उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देगी। इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। थर्ड है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है? ये एक पार्क होता है जहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स को लाया जाता है, और यहाँ पे कोई भी ऐसी फॉरेस्ट्री ग्रेजिंग वगैरह करना अलाउड नहीं होता, या कोई भी ऐसे इलीगल काम करने की इजाज़त नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना जो एनिमल्स हैं उनको प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। फोर्थ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक नेशनल पार्क की तरह ही है। यहाँ पे बस क्या है कि कुछ काम अलाउ कर दिए जाते हैं, इन्हें परमिशन होती है, इधर आप घूम सकते हो, जबकि नेशनल पार्क में आप घूम नहीं सकते। इधर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आप उसमें जा सकते हो, एनिमल्स को देख सकते हो। यहाँ पर भी क्या होता है कि परमिशन तो मिल जाती है साथ में, और यहाँ पे एनिमल की प्रोटेक्शन भी की जाती है, और जो एनिमल से चीज़ें मिलती है वो मार्केट में सेल की जाती है। अब फिफ्थ टॉपिक की बात करें पोचिंग। पोचिंग क्या होता है? एक इलीगल एक्टिविटी होती है जिसमें एनिमल्स का शिकार किया जाता है उनकी स्किन और उनकी सींगों के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। सिक्स्थ है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ऐसे फॉरेस्ट जिनको है ना फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या स्टेट फॉरेस्ट एक्ट ने पूरी प्रोटेक्शन दे रखी होती है, वो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। और जहाँ पे जितनी भी अनलेस हैबिटेट होते हैं जैसे फॉरेस्ट्री करना वगैरह वो अलाउड नहीं होती। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी सेम ही होते हैं, बस इनमें भी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, स्टेट फॉरेस्ट एक्ट ने इन्हें कुछ लिमिटेड रखा है कि यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, यानी फॉरेस्ट्री वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पे लोग अगर जा सकते हैं। यहाँ पे एनिमल्स भी कम होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, लेकिन इधर प्रोटेक्शन पूरी प्रोवाइड की जाती है। एट्थ है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड। ये वैसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे जैसे कुछ झाड़ियाँ वगैरह हो गई, इस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, या वेस्टलैंड होती हैं जो गवर्नमेंट है प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटीज़ को सेल कर देती है। नाइन्थ है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या है? चिपको मूवमेंट एक ऑर्गेनिज्म था जिसमें क्या था, ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है कि इसमें क्या हुआ था कि एक बार एक राजा था और एक औरत थी अमृता देवी। उसने क्या किया था कि पेड़ों से चिपक कर अपनी जान दी थी पेड़ों को बचाने के लिए। खेजड़ी का ट्री था, उसको लेके ये वो चिपको मूवमेंट के बारे में डिस्कस की गई है, जिसमें ना काफ़ी सारे पेड़ों को काटा गया था, लेकिन बाद में स्टार्ट किया गया चिपको मूवमेंट से। काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हुई, लेकिन पेड़ उन्होंने कटने नहीं दिए। 10th है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? एक लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट को काटना। और जो अफॉरेस्टेशन क्या है? अफॉरेस्टेशन वो होता है, यहाँ पे नंबरिंग गलत हो चुकी है, 11th आना चाहिए टॉपिक। अफॉरेस्टेशन क्या होता है? अफॉरेस्टेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पेड़ लगाए जाते हैं ताकि वो आने वाले समय में एक फॉरेस्ट का रूप ले सके। 12th है बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन में क्या था कि ये एक आंदोलन था जो कि या एक मूवमेंट था जो फार्मर्स
तहरी के फार्मर यानी उत्तराखंड के फार्मर ने स्टार्ट किया था, ताकि लोग जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें फूड ग्रेन को प्रोडक्शन करने के लिए, यानी फसलें अगर उगाने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र का ना उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक होते हैं। थर्ड है जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट कौन सा मूवमेंट है? इस प्रोग्राम में क्या हुआ था कि ये भी एक इसमें क्या दिस प्रोग्राम हैज़ बीन इनफॉर्मल एक्सटेंडेड सिंस। ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट है ये ऑकर हुआ था 1988 में, क्या ओडिशा में हुआ था, और ये फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ था। इसमें भी ये है कि जो पेड़ वगैरह उनको बचाना था, फॉरेस्ट को रिफॉरेस्टेशन करना था, रिस्टोर करना था, जितने फॉरेस्ट वगैरह कट गए थे उनको रिस्टोर करना था। 14 है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड कौन सा होता है? जो अनफिट होता है कल्टीवेशन के लिए। 5th है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट है सराउंडिंग और द कंडीशन अंडर विच अ पर्सन, जहाँ पे एक पर्सन या जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो रहती हैं और डेवलप करती हैं, और उसका करेक्टर कवर्स विद, और ये इसमें जितने भी एलिमेंट्स वगैरह सब होते हैं। हम अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में काफ़ी सारे एक्ट चलाए गए थे फॉरेस्ट को बचाने के लिए और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। उसमें से एक एक्ट था द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था, 1972 को इम्प्लीमेंट हुआ था, यानी आया था, जिसमें जो एनिमल्स थे उनके प्रोटेक्टिंग करनी थी हैबिटेट्स की। अब एक टाइगर है, वो क्या करता है? टाइगर एक मेन की रोल है वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन टाइगर को मारा जाता है, उसका शिकार किया जाता है उसकी स्किन के लिए और उसकी बोन को बेचने के लिए, क्योंकि उसकी जो बोन है वो मेडिसिन में यूज़ होती है ज़्यादातर। और एशियन कॉन्टिनेंट में इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार घटती गई है, इसलिए ना इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च हुआ था। ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब अगला है फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू रिजर्व फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट थे, इसी कारण जो फॉरेस्ट थे उनको रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया गया और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कर दिया गया एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट बना दिया गया। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट, यानी जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे उनको परमानेंट फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया। मध्य प्रदेश का अब एक और केस आया है। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट। जो मध्य प्रदेश है वो काफ़ी ज़्यादा तक, यानी काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ है अंडर परमानेंट फॉरेस्ट में, जबकि हरियाणा जो है वो उसका बहुत छोटा सा पार्ट ही फॉरेस्ट में है। फॉर्मेशन, अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट। हाँ, अब ये कुछ कारण है अब जिसकी वजह से ये नुकसान बढ़ रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के लिए ना फॉरेस्ट को काट दिया जा रहा है, कमर्शियल फॉरेस्ट्री की जा रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है लार्ज स्केल पर रिवर प्रोजेक्ट के, माइनिंग एक्टिविटीज़ की जा रही है, हंटिंग की जा रही है, पोचिंग की जा रही है, ग्रेजिंग किया जा रहा है, यानी पेड़ों को काटा जा रहा है फ्यूल्स के लिए। वुड, जो कई जगह पे अभी भी हम देखते हैं कि कई लोग वुड यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में, इसलिए इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, यानी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन आ रहा है। और अब ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ऊपर, ये बताती हैं कि जो ये हार्म करती हैं, और यही कॉज है कि फ्लोरा एंड फौना का ख़त्म होने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही।